अक्सर इंग्लिश सीखने वालों से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मुझे सुनने के लिए मिलती है, और वो ये है कि उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं है और फ्रेंड्स फैमिली में से ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सके। तो इससे दो चीज़ों में उनका लॉस होता है, एक कि उनकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और दूसरा कि ऑब्वियसली क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही तो कोई इंग्लिश करेक्ट करने के लिए नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसा नया टिप या कोई मेथड नहीं बताऊंगी, लेकिन आज का ये वीडियो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए बनाया है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स सजेस्ट करूंगी और कोई ऐसे हैक्स बताऊंगी जो प्रैक्टिकली आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके आसपास इंग्लिश बोलने वाला और कोई नहीं है। तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका होता है, अपार्ट फ्रॉम वो तरीके जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताए हैं, लेकिन जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको एक्चुअली टॉपिक्स बताऊंगी कि आप किन टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो टॉपिक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहें तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इन टॉपिक्स को कहीं पे नोट कर लीजिए। मैंने बहुत ही जेनरिक टॉपिक्स आपके लिए पिक किए हुए हैं। जेनरिक टॉपिक्स क्यों? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अक्सर हम ये कॉमन सिचुएशंस फेस करते हैं, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टेस्ट, या फिर IELTS या TOEFL का एग्ज़ाम, या यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि अपार्ट फ्रॉम वो टेक्निकल क्वेश्चंस जो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, उस जॉब के आपके स्किल्स टेस्ट करने के लिए जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, उनके अलावा हर कंपेटिटिव एग्ज़ाम में, हर जॉब एप्लीकेशन में, इंटरव्यू में आपके बारे में, आपसे रिलेटेड कुछ जेनरिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम ये करेंगे कि हम इन टॉपिक्स को कहीं पर नोट करेंगे। कोई भी 4 टॉपिक्स हर रोज़ पिक कर लीजिए। उन टॉपिक्स के बारे में आपको 4 से 5 सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस करने हैं। 2 चीज़ें इससे होंगी कि एक, आपकी इंग्लिश तो बेहतर होगी ही, लेकिन दूसरा, अगर आप इन सिचुएशंस को आगे अपनी लाइफ में, अपनी वर्किंग लाइफ में फेस करने वाले हैं, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर पूरी हो जाएगी। सबसे कॉमन क्वेश्चन पिक कर लीजिए, उसी से स्टार्ट करिएगा। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो भी टॉपिक आपने पिक किया है, 4 to 5 सेंटेंसेस आपको हर टॉपिक के बारे में लिखने हैं और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पर एक मिरर यूज़ करने के लिए या एक वीडियो कैमरा यूज़ करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लर्नर्स की, कि शायद आप इंग्लिश समझते भी हैं और बोलते भी हैं, चाहे टूटी फूटी ही बोलते हों, लेकिन जब आप किसी सिचुएशन में हैं, लोगों के सामने हैं, तो आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो जैसे हम किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम को देने के पहले या जॉब इंटरव्यू देने के पहले उसका एक मॉक इंटरव्यू फेस करते हैं या मॉक एग्ज़ाम्स देते हैं, तो वो मॉक्स क्यों ज़रूरी होते हैं? जिससे आपकी बॉडी, सिर्फ आपकी प्रेपरेशन काम नहीं आती, लेकिन आपकी बॉडी भी वो नर्वसनेस या वो एक्साइटमेंट, वो ओवरवेलमिंग फीलिंग को झेलने के लिए तैयार हो जाए और एकदम से आपको और आपकी बॉडी को शॉक ना लगे। जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम फेस नहीं किया, तो आपकी पाम्स स्वेटी हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे, तो जो आपको आता है वो भी आप भूल जाएंगे। तो सिमिलरली ऐसा हमारे साथ इंग्लिश बोलने में भी होता है कि हमें आती है, हमने कई नए वर्ड सीखे हैं, आपने अपने दिमाग में प्रिपेयर भी करके रखा होगा कि आप कहीं जाएंगे तो आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, ये सेंटेंसेस कहेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। और वो इसीलिए कि हमने अपने आप को उस सिचुएशन में बहुत बार रिपीटेडली डाला नहीं है, तो हमारी बॉडी को, दिमाग को उस सिचुएशन की आदत नहीं। मिरर के सामने बोलने से आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली किसी के सामने बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप अपने आप को एक वीडियो कैमरा पे रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बिलीव मी, जैसे ही आप उस कैमरा की बटन ऑन करेंगे, भले ही आप रूम में अकेले हैं, लेकिन आपको लगेगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएगी उस नर्वसनेस को, उस एक्साइटमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए। अगर कोई गलतियाँ आपकी सुधारने के लिए आसपास है नहीं, तो आप सबसे आसान है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड ऐप यूज़ करें, जैसे मैंने जब शुरुआत की थी और अभी भी मेरे लैपटॉप पर एक ऐप है जिसको ग्रामरली बोलते हैं।
मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। ये ऐप मैं अक्सर यूज़ करती हूँ जैसे ईमेल्स करते टाइम या अपना कंटेंट लिखते टाइम ही, क्योंकि इसमें आपकी गलतियाँ तो सुधारता ही है ये ऐप, साथ ही साथ आपको कुछ ऑल्टरनेटिव सजेशंस वर्ड्स के या सेंटेंसेस को रीफ्रेज भी कभी कभी आपके लिए कर देता है कि इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखेंगे तो ये बेहतर होगा, या इस वर्ड के लिए ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली आपकी जो नॉर्मल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। तो ये ऐप है या कोई और ऐप है जो आप यूज़ करते हैं, या गूगल ट्रांसलेशन है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किसी वर्ड के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी ट्रांसलेशन जो है गूगल पर उसका यूज़ करिए एंड कोशिश करिए बस कि आप 4 to 5 सेंटेंसेस वहाँ पर लिख लें और फिर बैठकर मिरर के सामने रीड दो सेंटेंसेस अलाउड। ज़ोर से बोलने में आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, अपनी वॉइस की टोन सुनाई देगी, अपने हैंड जेस्चर्स, मूवमेंट्स, अपना फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। मेरी पर्सनल टिप है आपके लिए कि नोटबुक अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं, लेकिन लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो साइकिल घूमती है वर्ड्स की, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कोई भी चीज़ को लिखने का, चाहे आप लैपटॉप पे टाइप करें, फ़ोन पे या नोटबुक पे लिखें, लेकिन बोलने से पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप बोलें तो 1-2 बार आप अपनी नोटबुक का, फ़ोन का, किसी भी जहाँ पर भी आपने ये मटेरियल लिखा है उसका यूज़ कर सकते हैं। भले ही आप पहले 1-2 बार में, 2-3 बार में फंबल करें, आपको वर्ड्स याद ना आए, आपको बार बार देख कर शायद पढ़ना भी पड़े, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही प्रोसेस है इम्प्रूव करने की। आप अभी उस स्टेज में हैं जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई नहीं मिल रहा, इसलिए आपने अपनी इंग्लिश सीखने की प्रोसेस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इस मेथड से आसान कोई और मेथड नहीं हो सकती। तो प्लीज़ इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए कि आप एक 7 डे चैलेंज अपने लिए क्रिएट कर लीजिए कि इन 14 टॉपिक्स में से या इन 10 टॉपिक्स में से आप 4 दिन, 5 दिन रोज़ 2 टॉपिक्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। टेक इट एज अ चैलेंज। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस को सुनकर और पढ़ के मुझे भी ये आइडिया लगता है कि जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो एक्शनेबल हैं या नहीं। आपका तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, साथ साथ मुझे भी टिप्स मिलती हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है।